आपको बाबा साहब ने इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट किया, सशक्तिकरण किया, लेकिन इस काम के लिए नहीं किया था। आपको इस काम के लिए बिल्कुल नहीं किया। वो इसलिए किया है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको कुछ पैसा देना भी है, पे बैक भी करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने ऐसा किया, लेकिन आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। 95 में अगर मैंने अपनी शादी की, मैरिज मंगल परी नहीं किया मैंने, तो मैंने अपने चाचा जी से ही बोला था कि आप ही मेरा मंगल परी में करा दीजिए जब आपके पास इतना ज्ञान है। लेकिन जो लड़की वाले थे उनको बोल दिया भैया ये सब मत करिएगा, सगाई, टीका, लगन, बैंड बाजा, बारात। अब मैं घोड़े पे बैठ के जाऊँ जोकर बन के, वो मुकुट की तरह काजल वाजल लगा के, तलवार लगा के, बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए, समझा करो। और मैं सड़क पे जाऊँगा, वो नागिन की तरह डांस करेंगे आगे, भाई बहुत गलत हो जाएगा। मैं एक बुद्धिस्ट व्यक्ति हूँ, कृपया करके मुझे गाड़ी में बैठने दीजिए। कभी अंगूठी नहीं पहनी, चेन नहीं पहनी, कुछ मत दीजिएगा। 4 चीज़ें बना दीजिएगा। मैंने अपने फादर इन लोगों को दाल, रोटी, पनीर की सब्जी और एक मीठा बना दीजिएगा। और ये ज़्यादा जो पैसा है या तो मैं अपने बच्चों की हायर स्टडीज़ या इनके लिए है, लेकिन लेविश लाइफ जीने के लिए ये मुझे बाबा साहब ने इसलिए नहीं दिया। ये आपको समझना पड़ेगा। हम जो बात करते हैं कि चाहे वो मिलिंद की बात रखी थी, और आप में से एक बात ये रखी गई थी कि मूर्ति पूजा, ये कोई बता सकता है मूर्ति पूजा किसने शुरू की? कोई आइडिया? मैं ये बता दूं, मूर्ति पूजा सिर्फ बौद्ध धर्म से ही शुरू हुई है, महायान, है ना। और ये कनिष्क ने शुरू की है। कनिष्क ने ही पहला राजा रहा है फर्स्ट एडी में, वही बना, उसने ही मूर्तियां वो देख के सोच के बनाई कि इस तरह से बुद्ध रहे होंगे। वो मूर्ति पूजा इस देश पे अगर शुरू हुई है तो वो भगवान बुद्ध के जो महायानी लोग थे उन्होंने शुरुआत की है। पूजा पाठ जो पद्धति है ये इनकी देन है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। उससे पहले जो भी बनता था आपके पहाड़ों को काट के सम्राट अशोक के टाइम पे महाबोधि वृक्ष बन जाता था, या भगवान बुद्ध के पद बन जाते थे, या कमल बन जाता था, या वो धम्मचक्र बन जाता था पहाड़ों को काट के। लेकिन मूर्ति जो है पहली बार जो आई है वो कनिष्क के समय में आई है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। वाद विवाद जो भी लड़ाइयां हुई हैं थेरावादी और महासांगियों के बीच में हुई हैं, और ब्लडशेड हुआ है। ये इस बात पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। और जो हम जातिवाद की बात करते हैं, जातिवाद हमारे बीच में ज्यादा है एक दूसरे के साथ। हम बोलते तो हैं कि भाई हम बुद्धिस्ट हैं, कल को मैं अपनी बेटी की शादी करने जाऊंगा तो कान में चुपके से बोल दूंगा देख लेना जाटव कम्युनिटी का ही मिले। तो ये जो जातिवाद है ये हमारा दिया हुआ है। हम इसलिए जो एनिलेशन ऑफ कास्ट है उसको आप ठीक से पढ़ेंगे तो इसको एनिलेट करने के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर भी वो एक कोफ्त है कि मैं जो हूँ इस कम्युनिटी का हूँ, ये तो छोटी कम्युनिटी का है, तो ये हमारे अंदर है, चाहे हम कितने बड़े बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी बन जाए। आम व्यक्ति को बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो बौद्ध दर्शन के अंदर जो हमारी दूसरा एक जो मुद्दा आता है, भगवान बुद्ध के कम से कम 1000 नाम ऐसे हैं जो बोले जाते हैं। वो धीरे धीरे करके जो है, हो सकता है कि उसमें दूसरे लोग भी इस्तेमाल करने लगे हो, लेकिन अगर आप देखें उसमें 1000 नाम से भगवान बुद्ध को एड्रेस किया जाता था, उनको बोला जाता था। चाहे वो साक्य मुनि बोले, या शास्त्रा बोल रहे हैं, या तथागत बोल रहे हैं, या भंते बोल रहे हैं, या भिक्षु बोल रहे हैं, या सम्यक संबुद्ध बोल रहे हैं, आप कुछ भी 1000 नाम है ऐसे। तो ये जो बोला गया कि कौन से नाम से जो बात है, शून्यवाद की जो बात रखी गई है, ये बहुत भ्रांति चली हुई है शून्यवाद को लेकर और संस्कारों को लेकर। बाबा साहब ने, जब भगवान बुद्ध ने बोल तो दिया है कि सभी संस्कार अनित्य हैं, जो भी है सारे संस्कार जो है अनित्य हैं। सब्बे संकारा अनिच्छाति, सब्बे संकारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनित्याति, यदा पय्या ये पश्यति अत निमित्त दुखे ऐसे मको विशुद्धियां। ये सारे संस्कार जो है दुखदायी हैं। शून्यवाद का मतलब, और हम उसको गलत तरीके से लेते हैं, बौद्ध धर्म के अंदर शून्य का मतलब होता है परिवर्तनशील, ट्रांसफॉर्मेशन होना, चेंज होना। सारी चीजें परिवर्तनशील हैं। मेरी हर दिन स्किन चेंज हो रही है, वो
उतना माइन्यूटली हम नहीं देख पा रहे हैं उस चीज को। लेकिन भगवान बुद्ध बोल रहे हैं कि सारी जो है, जो आपका तत्व है, ये भी सब पूरा मैल का बना हुआ है, पूरा मैल का बना हुआ है। सोचिए तो सही, फिर आप बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल ये पूरा शरीर जो है मेरा मैल का बना हुआ है, सारी चीजें मैल की बनी हुई। मन जो है पूरा जो है सूक्ष्म तरीके से वो भी मैल का बना हुआ है। अगर उसका शुद्धिकरण करना है तो आपको निर्माण की तरफ जाना पड़ेगा, निर्वाण को समझना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि को समझना पड़ेगा और सम्यक समाधि तक अपने आप को खुद ही डालना पड़ेगा। ये आपके हाथ में, कोई दूसरा नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। मैं सिर्फ मार्ग दाता हूं, कोई मोक्ष दाता नहीं हूं। मोक्ष दाता की कोई, वो अपने आप को किसी को झूठ नहीं बोलते थे, किसी को भ्रम में नहीं रखते थे कि मैं मोक्ष दाता हूं, मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। नहीं, वो हमेशा बोलते थे कि मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूं कि किस तरीके से आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, सब कुछ तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं सिर्फ बता सकता हूं। उस चीज को समझना पड़ेगा। आनंद ने एक बार पूछ लिया कि आप तो एक ब्रह्मांड नहीं, कम से कम 10 ब्रह्मांड, ये कितने ब्रह्मांड होंगे, कितनी गैलेक्सी में, और कितने जो है आपके होंगे यूनिवर्स, और कितने यूनिवर्स होंगे, ये तो आप सब जानते होंगे। तथागत ने बोला कि जाओ आनंद, इस वृक्ष से जो तुम्हारी क्षमता है उतनी टहनियां तोड़ के लिया है। वो जितनी उसकी क्षमता थी वो उतनी टहनियां तोड़ के लिया है, रख दी सामने। कहते बस तथागत ने बोला आनंद, इस वृक्ष के मुकाबले मेरे पास इतना ही ज्ञान है, मैं इतना ही जानता हूं, कोई दावा नहीं करता। ये लोग दावा करने वाले, बचना है इन लोगों से। मुझे ये भी मालूम है, मुझे वो भी मालूम है, मुझे ये भी मालूम है। इसलिए बहुत सही बोला है अजय साहब ने कि कुछ बातों में चुप रहना भी बहुत जरूरी है। प्रोफेसर अजय कुमार बोल के गए हैं, फर्स्ट उन्होंने जो दिया है, उन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि कुछ जगह आपको चुप भी रहना चाहिए। वो भी एक बहुत बड़ा दर्शन है। हमने तथागत बुद्ध से ही सीखा है कि हम किस तरीके से मेडिटेशन करें। पहले सांख्य योग में अलार कलाम के पास गए थे, जब उन्होंने जहां तक सीखा था वो सिर्फ आनापान तक ही सीखा था। लेकिन उसके बाद तथागत ने बोला था कि ध्यान की जो है आनापान तक नहीं है, ये तो एक चरण है, इसके आगे और भी चरण है। तब उन्होंने अपना महासतिपट्ठान सूत्र जब समझा, उन्होंने जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, महासतिपट्ठान सूत्र को बहुत समझना जरूरी है कि मेरी जो काया है उससे संबंधित कौन कौन सी मेडिटेशन होती हैं, स्किन से संबंधित कौन कौन सी मेडिटेशन होती हैं, और फिर मेरी वेदनाओं से संबंधित, चाहे दुख की हो या सुख की वेदनाएं हो, वो मेरी कौन सी मेडिटेशन होती हैं, या मेरी चित्तोपशान, मेरी जो माइंड है उसके अंदर कॉन्शियस माइंड, सेमी कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, वहां पर कौन कौन सी मेडिटेशन कर सकता हूं मैं, और फिर उसके बाद धम्मोपस्थान के बाद किस तरह से मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। वो चारों की चारों जो है महासतिपट्ठान सूत्र में ही समझा जा सकता है। आनापान सती तो पहली सीढ़ी है अपने आप को आगे जाने के लिए। या ये समझिए कि अगर रॉकेट को आपको ऊंचाइयों तक लेके जाना है तो वो बेस है आनापान सती। तभी रॉकेट ने अभी शुरुआत की नहीं है ध्यान की, वो तो आपको ही करनी पड़ेगी, दूसरा नहीं आएगा, आपको ही खुद समझना पड़ेगा। तो ये बातें हैं, क्वेश्चन आंसर्स बहुत जरूरी हैं। भगवान बुद्ध ने, कबीर ने और रविदास ने, उसके बाद बाबा साहब ने एक चीज पे बहुत जोर दिया है, आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। हम अपना पैसा कहां लगा रहे हैं, कहां लगाते हैं हम अपना पैसा? हमारे पास इकोनॉमिकल एक एम्पावरमेंट पे अगर किसी के पास आ भी जाती है तो वो ये सोचने लग जाता है कि अब मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, इसके लिए 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बैंकेट हॉल बन लूंगा, उसमें मैं 132 तरीके के व्यंजन बनवाऊंगा, फिर उसके लिए एक बैंड करूंगा जो 50,000 रुपए लेगा। आपको बाबा साहब ने इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट किया, सशक्तिकरण किया, लेकिन इस काम के लिए नहीं किया था। आपको इस काम के लिए बिल्कुल नहीं किया। वो इसलिए किया है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको कुछ पैसा देना भी है, पे बैक भी करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने ऐसा किया, लेकिन आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं।
95 में अगर मैंने अपनी शादी की, मैरिज मंगल परिणय किया मैंने, तो मैंने अपने चाचा जी से ही बोला था कि आप ही मेरा मंगल परिणय करा दीजिएगा जब आपके पास इतना ज्ञान है। लेकिन जो लड़की वाले थे उनको बोल दिया भैया ये सब मत करिएगा, सगाई, टीका, लगन, बैंड बाजा, बारात। अब मैं घोड़े पे बैठ के जाऊं जोकर बन के, वो मुकुट की तरह काजल वाजल लगा के, तलवार लगा के, बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए, समझा करो। और मैं सड़क पे जाऊंगा, वो नागिन की तरह डांस करेंगे आगे, भाई बहुत गलत हो जाएगा। मैं एक बुद्धिस्ट व्यक्ति हूँ, कृपया करके मुझे गाड़ी में बैठने दीजिए। कभी अंगूठी नहीं पहनी, चेन नहीं पहनी, कुछ मत दीजिएगा, 4 चीजें बना दीजिएगा। मैंने अपने फादर इन लोगों को बोला, दाल, रोटी, पनीर की सब्जी और एक मीठा बना दीजिएगा। और ये ज्यादा जो पैसा है या तो मैं अपने बच्चों की हायर स्टडीज या इनके लिए है, लेकिन लेविश लाइफ जीने के लिए ये मुझे बाबा साहब ने इसलिए नहीं दिया है, ये आपको समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया शुरू से ही। घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है। अगर आप ये मेरे 2-3 दोस्त बैठे हुए हैं दूसरी कम्युनिटी के, राधे नौटियाल, ये राधे कृष्ण नौटियाल साहब जो हैं, और ये वीरू बिस्ट, तो ये इनकी वजह से मैं ITG में आया। ये 92 में इसने बोला कि तू तेरा फिजिकल होगा, तू फिजिकल ठीक से कर नहीं पाएगा, मैं तुझे टेक्निकली समझाऊंगा कैसे करना है। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, ये ना, तुम भी आ जाओ हमारे बीच में, तुम सुनो, अगर किसी ने कोई बुराई करती तो बुरा मत मान लेना। तो हमारा जो इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट है वो किस चीज के लिए है? अच्छा मकान होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपकी इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, आपके बच्चों की हायर स्टडीज के लिए होना चाहिए, 4 कपड़े अच्छे पहने, अच्छी क्वालिटी के पहने, वो होना चाहिए। बाबा साहब ने हमेशा बोला है कि आपको 4 कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, लगे कि ये डिसेंट तरीके से पहन के आया। लेकिन ये ना लगे कि जब मुंह खोले तो कुछ ना हो, ऊंची दुकान, फीके पकवान ना हो। तो मेहनत भी करनी है, अध्ययन भी करना है अपना, उस चीज पे भी ध्यान देना है। इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट में भगवान बुद्ध ने बहुत ज्यादा जोर दिया, शायद हो सकता है मिसिंग हो गया हो। संत शिरोमणि रविदास ने बहुत ज्यादा जोर दिया है। अगर डॉक्टर राजेश पासवान साहब सहमत होते हैं मेरी बात से, वो हमेशा ये बोलते रह गए कि बेगमपुरा का मतलब ये नहीं है कि आप सुखी रहें, बेगमपुरा का मतलब ये भी है कि आप इकोनॉमिकली जो है स्ट्रांग बने। आप लोग, हमारा समाज ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना तो दिया बाबा साहब ने, लेकिन उन्होंने फजूल खर्ची करके जो जमीनें थी, जमीनें बेच के जो है इन्होंने कैसा बेड़ा गर्क किया है अपने ही समाज का। कोई बाहर से नहीं आया, दूसरों को दोष मत दीजिएगा, हमने खुद ही कर दिया। आपके पास होनी चाहिए प्रॉपर्टी, आपके पास पैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग करते रहिए जितना हो सकता है। आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, लोग आपसे डरते नहीं। इसलिए दूसरा, डॉक्टर राजकुमार साहब बोल रहे थे मोरालिटी के ऊपर, मॉरल कैरेक्टर के ऊपर, बहुत जरूरी है। पूरा बौद्ध धर्म मॉरल कैरेक्टर के ऊपर है। हम 5 शीलों का पालन करते हैं तो वो मॉरल कैरेक्टर है हमारा। भिक्षु संघ अगर 8 शीलों का पालन करता है, 10 शील का करता है, 10 पारमिताएं का जो है, वो भी शील के ऊपर बहुत प्रज्ञा आखिर तक चलती रहती है। विजडम लास्ट मोमेंट तक चलता है आपका, शील भी, आपका डिसिप्लिन भी और आपका मोरालिटी भी आखिरी चरण तक चलता है कि क्या आप अपनी पत्नी को आप अपना जीवन संगिनी समझते हैं, वो आपकी दोस्त है या आपने सिर्फ उसको यूटिलाइज करने के लिए रखा है। दैट इज ए हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट। आपको ये चीजों को भी समझना पड़ेगा। वो आपकी दोस्त है, अरे भाई आप डांट रहे हो तो उसको भी डांटने का हक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी ईगो उस टाइम पे हर्ट हो जाए कि भाई मैं डांट सकता हूँ। ये जो मेल शॉविनिज्म है, इससे हमें बचना पड़ेगा। हम अपने आप को बुद्धिस्ट बोलने से ये फायदा नहीं होगा जब तक हम इसको अपने व्यवहार के अंदर नहीं लाएंगे। इन चीजों को आप जब तक नहीं लेके आएंगे तब तक आपको बौद्ध दर्शन नहीं समझ में आएगा। बौद्ध दर्शन तथागत बुद्ध नहीं है, बौद्ध दर्शन रविदास नहीं है, बौद्ध दर्शन कबीर नहीं है, बौद्ध दर्शन में आप भी हैं शामिल, आप भी शामिल। आपके अंदर भी वो बौद्ध दर्शन का गुण है। आप अपने बच्चों को बाबा साहब बना सकते हैं,
बुद्ध बना सकते हैं, कबीर बना सकते हैं, लेकिन हमने उस तरह का प्लेटफॉर्म अपने घर के अंदर नहीं दिया है। अगर आप दें तो आपके बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्या रीजन है क्यों नहीं बन सकते? लंदन से रोम बाबा साहब जा रहे थे, आई होप शिप 6 दिन का सफर था। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सरप्राइज करेंगे। 6 दिन में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा 6 दिन में कितने पेज पढ़ लिए होंगे? 400, 500, 1000, 8000 माय डियर, 8000 पेजेस वो अपनी राइटिंग में लिख रहे हैं कि मैं इसलिए लिख रहा हूं कि 8000 मैंने पेज पढ़ लिए थे 6 दिन के अंदर, और मुझे याद है वो मेमोरी इतनी शार्प है। क्यों भाई? उन दोनों में क्या 48 घंटे का दिन होता था? 24 घंटे का ही दिन था। उन दोनों में कोई 250 ग्राम का दिमाग, क्या 1 किलो का दिमाग था? तब भी 250 ग्राम का दिमाग था। हम अपने ब्रेन को कितना यूज करते हैं? हार्डली सिर्फ 10% तो साइंटिस्ट करता है। हम तो 1% तक लिमिटेड है, हम लोग 1-2% तक लिमिटेड है। हमारे रिपीटिशंस बहुत हैं। हम अपने माइंड के अंदर वही रिपीटिशन वाली मैक्सिमम बातें कर रहे हैं, ब्रेन को ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत जरूरी है कि आज मैंने नई चीज सीखी है, मैंने उसको मेमोराइज किया नहीं किया है। मैं सरप्राइज करता हूं जब मैं सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स देख रहा हूं, उसमें जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, अगर वो एक हियरिंग का 20 लाख रुपए ले रहा है सिर्फ 2 मिनट बोलने के लिए, उसके पास कितनी नॉलेज है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, 8-10 ऐसे 20 के करीब ऐसे सीनियर एडवोकेट हैं जिनको वर्ल्ड के 10 कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनके दिमाग में है। मोर देन 5000 कोर्ट केस जजमेंट जो है उनके दिमाग में है। आईपीसी हो, सीआरपीसी उनके दिमाग में है। वो स्टोरेज है, लेकिन हम अपने दिमाग में स्टोरेज नहीं करना चाहते हैं। हम उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल देते हैं। जिस दिन हमारा एग्जाम खत्म होगा उस दिन तो हम बहुत मजे करते हैं। एग्जाम खत्म, जो याद किया बहुत मुश्किल से किया था, अब ये वैनिश हो जाना चाहिए। हमने उसको अपने एक बॉक्स के अंदर नहीं रखा। जिस तरह से आप कंप्यूटर के अंदर एक पर्टिकुलर एक फोल्डर बना के रख देते हैं, हमने उसको रखा नहीं, हम उसको वैनिश कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। हमने अपने ब्रेन को वहां तक, अपने माइंड को नहीं लेके गए हैं, लेकिन लोग लेके जाते हैं कि मैं प्रोफेशनली भी स्ट्रांग होना चाहिए, मेरा कल्चर भी स्ट्रांग होना चाहिए, मेरा रिलीजन भी स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग करना है। आप एजुकेट बनना पड़ेगा, लिटरेट नहीं, एजुकेट बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी एजुकेटेड पर्सन। अगर ये स्टूडेंट्स नहीं बनेंगे, लॉस हमारा ही होगा। अगर आप यूनाइटेड नहीं रहेंगे, लॉस आपका ही होगा, आने वाली जनरेशन का होगा। हम अपने बच्चों से यही बोलते हैं। अब मेरी बेटी जो है वो मैक्सिको में, अमेरिका में थी, आर्किटेक्चर किया, फिर उसके बाद MBA। तो मैंने कहा आप कहीं पर भी रहिए, जो भी मैंने पैसा आपके ऊपर लगाया है, जो भी पैसा मैंने आपके ऊपर लगाया है, लेकिन जहां पर भी रहेंगे तो कह रही पापा मैं जानती हूं आप यही बोलने वाले हो कि कहीं पर भी रहोगे तो 5-10% जो है पे बैक टू सोसाइटी देना। बस मैंने कहा यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप कहीं पर भी रहें, अमेरिका रहें, कनाडा रहें, ऑस्ट्रेलिया रहें, जहां पर भी रहे 5 to 10%, ज्यादा भी हो सकता है, पे बैक करें। लोगों के बीच में जाएं, उन लोगों को आप अडॉप्ट करें। डॉक्टर राजकुमार साहब और हम लोग गए तो हम मूसार जाति में चूहे मारने वाली जाति, तो हम पटना में 2 साल रहा, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मैंने काम किया वहां पर कुछ। तो उन लोगों से, बच्चों से मिले, 85 के करीब बच्चे थे, जो हम कर सकते थे करें। तो हमें उसमें 5 बच्चियां समझ में आई जो ठीक ठाक थी, जो 70-80% लेके आ सकती थी, बिल्कुल गरीब मुसार जाती, चूहे मारने वाली। हमने उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया। हम उन 5 बेटियों को 8वीं क्लास में थी, उनको यहाँ ले आए और महामाया इंटर कॉलेज में उनका एडमिशन करा दिया कि हम उसको लुक आफ्टर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमसे भी और बड़े निकले। एक विजय राम साहब ने कहा कि साहब ये बच्चियां मुझे दे दीजिए, मैं लुक आफ्टर कर लूंगा। मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए तो मैं देख लूंगा, आप तो वैसे ही और करते हो, आप देखते रहिएगा। मैं आज तक पिछले 5 साल हो गए होंगे, बिल्कुल बेटियों की तरह रखे हैं। कोई भी काम हो जाए बिल्कुल बेटी की तरह। जो लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं, कम से कम एक बच्चा तो अडॉप्ट कर सकते हैं उस घर का, जो आगे जाके आप उसको सावित्रीबाई फुले बना सकते हैं, आप उनको बाबा साहब बना सकते हैं। आपके अंदर वो है, काबिलियत है, लेकिन आप उस काबिलियत को बाहर नहीं निकाल रहे। किसी को भी बना सकते हो, लेकिन घर का माहौल अच्छा रखिए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध के बौद्ध दर्शन में है, मोरालिटी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये डिसिप्लिन आपको करना ही पड़ेगा। एवरेज बच्चा भी अगर डिसिप्लिन हो तो वो आगे निकल सकता है।
बच्चे की मेमोरी को शार्प करिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ डालते रहिए। मेरे से ज्यादा एवरेज स्टूडेंट नहीं रहे होंगे आप स्कूल टाइम में, कॉलेज। मैं ये बहुत दावे के साथ बोल रहा हूं, मैं आई वॉज एवरेज स्टूडेंट। दोस्ती यारी में मस्त रहना, खेलना कूदना, लेकिन कोई तो क्वालिटी ऐसी थी जो मेरे अंदर, जो मैं एग्जाम को क्रैक कर गया। वो क्वालिटी ये थी कि पहले मैं इंग्लिश का या हिंदी की फिल्म मैगजीन हो, मुझे पूरी याद होती थी कौन से पेज में क्या लिखा है, कहां पर इन्वर्टेड कॉमा है, कहां पर कॉमा नहीं। कोई भी गाना आप बजा दीजिए, 1950s का, 60s का, 70s का, 3 सेकंड बजा दीजिएगा, मैं बता दूंगा गाना क्या आने वाला है, इसका मुखड़ा क्या, अंतरा क्या, किस लिरिसिस्ट क्या, म्यूजिक डायरेक्टर क्या, कौन सी फिल्म है। इट मींस मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मेमोरी वाज शार्प। उसी चीज को जब मैंने अपने एकेडमिक में मैंने उसको जब ट्रांसफॉर्म किया आफ्टर ग्रेजुएशन, तो मैं अचीव करता चला गया उसको। प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ है कि जिनको किसी चीज का शौक ही नहीं है, रीडिंग हैबिट ही नहीं है। अरे रीडिंग हैबिट नहीं है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अगर आपको फिल्म्स की है या स्पोर्ट्स की मैगजीन है, कोई भी हो, अगर आप उसको ग्रास्प कर लेते हैं, अंगुली माल ही जो है जिसके अंदर एनर्जी थी, तो वही तो परिवर्तित हुआ ना। चंड अशोक था जिसको मारने का शौक था, वही तो परिवर्तित होके जो है प्रियदर्शी बना। जिस बच्चे के पास एनर्जी नहीं है, डल है या कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो बच्चे को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अपने ऊपर। उन बच्चों को, माँ बाप को भी ध्यान देने की जरूरत है कि इसको मैंने कैसे तैयार करना है। उसकी क्वालिटी देखिए कि किस क्वालिटी का बच्चा है ये। जबरदस्ती किसी को IAS ऑफिसर मत बनाइए प्लीज। वो एडवोकेट बनना चाहता है, उसको एडवोकेट बना दीजिए भाई। वो राइटिंग पावर में जाना चाहता है, उसको राइटिंग पावर में बनाइए ना। उसको क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसको कि नहीं मैंने तुझे IAS ऑफिसर ही बनाना है, तेरे को डॉक्टर बनाना। तो ये चीजें हैं मेरी तरफ से, मेरी तरफ से इतना ही था।